हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह और मैं आज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पहला लेक्चर ले रहा हूँ। तो आज हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा जिससे कि आपको ऑटोमेशन और उससे रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। तो ऑटोमेशन में भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन मतलब कोई भी चीज़ स्वचालित करना, कोई चीज़ को स्वचालित करना, उसको हम ऑटोमेशन कह सकते हैं। लेमन की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को स्वचालित करना वो ऑटोमेशन है। अब इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देखेंगे कि एनी ह्यूमन कंट्रोल फंक्शंस इज़ डन बाय मशीन इज़ ऑटोमेशन। कोई भी जो ह्यूमन कंट्रोल फंक्शंस हैं, जो भी कोई मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य हैं, उसको अगर हम मशीन के द्वारा करवाते हैं तो उसको हम ऑटोमेशन कह सकते हैं। इसके आपको कई तरह के एग्जांपल मिल जाएंगे। जो कि हम पहले हाथ से काम करते थे, अब हम उसको मशीन से करते हैं तो हम उसको ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे कि पहले की कपड़े हाथ से धोए जाते थे, अब उसके लिए मशीन है तो हम उसको ऑटोमेशन कह सकते हैं। इसके अलावा भी कई काम हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है फ़ैन। हम पहले मैनुअल फ़ैन हुआ करता था तो हाथ से हवा लिया करते थे। आजकल ऑटोमेटिक फ़ैन है जो कि इसको भी एक हम ऑटोमेशन का एग्जांपल कह सकते हैं। पर हम लोग यहाँ पे जनरली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में कैसी चीज़ें बदल गई हैं। आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं जो कि बिल्कुल मैनुअल वर्क बिल्कुल नहीं रह गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे कि इंडस्ट्री में पहले सामान इधर से उधर ले जाने के लिए लेबर्स को यूज़ किया जाता था, अब मैनुअली ये काम नहीं किया जाता। अब कन्वेयर बेल्ट्स हैं, कोई चीज़ को काटने के लिए भी मैनुअली काटा जाता था, अब उसके लिए कटर्स हैं, मिक्सिंग करने के लिए मिक्सर्स हैं। ऐसे कई सारी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं और हमारे काम को और फास्ट कर रही हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन के बारे में जानते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन में सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि मैनुअल वर्क हुआ करता था। मैनुअल वर्क में जैसे कि मैंने कहा कि कटिंग होती थी वो भी मैनुअली होती थी, मिक्सिंग मैनुअली होती थी, या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता था वो भी मैनुअली हुआ करता था। तो उसके बाद हम लोग न्यूमेटिक कंट्रोल में आ गए। न्यूमेटिक कंट्रोल फ्रेंड्स हम कह सकते हैं न्यूमेटिक मीन्स एयर। तो एयर प्रेशर कंट्रोल हम लोग सिस्टम बनाने लगे। उसमें हमने जितनी मशीन्स डिज़ाइन की वो एयर प्रेशर कंट्रोल्ड थी। तो आज भी कई न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेटिक सिस्टम बंद हो गया है। तो न्यूमेटिक सिस्टम आज भी यूज़ होता है, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से न्यूमेटिक सिस्टम्स यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कि ये बहुत बल्की था, बहुत बल्की सिस्टम था। न्यूमेटिक सिस्टम बहुत बल्की है, उसमें बहुत सारे आपको पाइप्स यूज़ होंगी, कंप्रेसर यूज़ होगा, पिस्टन्स यूज़ होंगे, सिलेंडर्स यूज़ होंगे। तो ये सिस्टम थोड़ा बल्की है। तो पहला इसका ड्रॉबैक ये था कि बल्की था। दूसरा ड्रॉबैक इसका हम देखेंगे कि अगर हम कोई एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर एक सर्किट रहेगा, उसका एक डायग्राम रहेगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर इनलेट एयर कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, तो आपको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन करना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक डिज़ाइन ही रहेगा। अगर हमारा प्रोसेस चेंज होता है, कोई और प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमें दोबारा से उसको डिसमेंटल करके दोबारा से हमें उसको फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मतलब कि एक डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो वो दैट इज़ द परफेक्ट। आपको बार बार अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ इसका ड्रॉबैक था जो न्यूमेटिक कंट्रोल का था। इसके बाद इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई हार्डवायर लॉजिक कंट्रोल पे। हार्डवायर लॉजिक कंट्रोल को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम
मीन्स जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, हम लोगों ने मोटर्स, पंप्स ये सब चीज़ यूज़ करने लगे। मोटर से हम लोग हमने कन्वेयर्स बना ली, पंप्स बना लिए, मिक्सर्स बना लिए, कटर्स बना लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बनाया है। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे पहले पैनल्स भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तो ये बहुत बल्कि सिस्टम था, हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल भी बहुत बल्कि सिस्टम था। तो इसका ड्रॉबैक भी एक तो बल्कीनेस है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायरिंग। जो प्योरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है उसमें वायरिंग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वायरिंग आपको मिलेगी। तो वो वायरिंग एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए एक पर्टिकुलर तरह की वायरिंग रहेगी। एक पर्टिकुलर आपकी मशीन है तो उसकी एक तरह की सर्किट रहेगा, उसकी एक तरह की वायरिंग रहेगी, और उसमें बहुत सारी वायरिंग आप देखेंगे। कभी एक पैनल ओपन करेंगे तो बहुत सारी तारें आ रही हैं, जा रही हैं, एक पूरा बंच है तारों का। तो वो समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग बड़ी मुश्किल होती है। अगर कोई तार ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो उसकी फॉल्ट फाइंडिंग बड़ी मुश्किल है। पर आजकल फेरल नंबर्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं तो कुछ फॉल्ट फाइंडिंग की टेक्निक्स भी होते हैं जिससे फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। पर फिर भी ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायरिंग एक इसका ड्रॉबैक था। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि एक सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर एक तरह की आप डिज़ाइनिंग करते हैं, एक तरह की आप वायरिंग करते हैं। अगर आपका कोई प्रोसेस चेंज होता है तो आपको पूरी पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। तो ये भी एक तरह का इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आने से बहुत फ़ायदा हो गया, चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई। जैसे कि पहले एक एग्ज़ाम्पल देते, जैसे एलसीडी मॉनिटर्स आते थे, एलसीडी टीवी आती थी, तो पहले सीआरटी आते थे, उसके बाद एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, अब ओएलईडी आ गई। तो चीज़ें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं। ऐसे हमारी मशीन्स भी कॉम्पैक्ट हुई हैं, हमारे सर्किट्स भी कॉम्पैक्ट हुए हैं, हमारी रिलेज़, कई तरह की चीज़ें हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि एक तरह का एक सर्किट है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर बात करते हैं, अगर हम किसी कंट्रोलर की बात नहीं करते हैं, तो एक तरह का अगर सर्किट अगर आप बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरह की वायरिंग रहेगी उसकी। अगर प्रोसेस चेंज करेंगे तो आपको वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास कंट्रोलर्स आ गए। कंट्रोलर्स में पीएलसी कह सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स कह सकते हैं, डीसीएस कह सकते हैं, और भी कई तरह के कंट्रोलर्स हैं जो फिर मार्केट में आ गए। इनके आने से ये फ़ायदा हो गया कि एक तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। हमने एक प्रोग्राम किया तो हमें बार बार वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जैसे एक सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम चेंज करना है, वो सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम आपका जो है वही आपकी जो आगे वायरिंग है, जो भी आपका सर्किट है उसको वैसे ऑपरेट करता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट था। दूसरा, वायरिंग जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वायरिंग कम है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल। तो ये एक इसका एक मोस्ट बेनिफिट है कंट्रोलर्स का। तो आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, और आप कितना भी बड़ा लॉजिक है, आप उसका कितना भी बड़ा प्रोसेस है उसका अपने एक लॉजिक बना सकते हैं। और इस तरह हम आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एडवांटेजेस क्या क्या है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की? पहला है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मशीन काम करेगी, मशीनीकरण हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो ऑब्वियस है मैनुअल वर्क से आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो उसके लिए डिमांड पूरी करने के लिए डेफिनेटली हमें एक ऑटोमेशन ही एक ऑप्शन है जिसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा, जिससे हम लोग फास्ट वर्किंग कर सकें और हम लोग अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। सेकेंडली, इंक्रीजिंग क्वालिटी। हमें सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ही नहीं जाना, हमें क्वालिटी के ऊपर भी जाना है। तो क्वालिटी भी आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मोस्ट प्रिसाइज्ड वर्क आपको मशीन्स दे सकती हैं, ह्यूमन एरर्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। थर्ड, रिड्यूसिंग कॉस्ट। हमें सस्ती चीज़ भी चाहिए, तो अगर आपकी बल्क में कोई चीज़ बनेगी तो आपको डेफिनेटली कॉस्ट आपकी कम आएगी।
लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इनिशियल कॉस्ट जरूर रहती है ऑटोमेशन में, पर लेबर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। लॉन्ग रन में आपको ये सस्ता पड़ता है। सेफ वर्किंग कंडीशंस, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैनुअली काम करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे आप मशीन से काम करवा सकते हैं। जहाँ पे हमें मैनुअली काम करना पड़ता तो वहाँ मशीन काम कर सकती है। तो ये भी एक एडवांटेज है हमें और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। फिर टाइम सेविंग, डेफिनेटली आपका समय की बचत होती है। फिर लेस ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स बहुत कम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारा का सारा फ़ायदा होता है। तो ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे गए हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के, जैसे कि आपको इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, तो कॉस्टली है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी है, इनिशियल कॉस्ट भी है। सेकेंडली, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, आपको मशीन ऑपरेशन के लिए ऑटोमेशन में स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जो मैनुअल वर्क रहता है वहाँ पे आपको अनस्किल्ड लेबर्स में भी काम चल जाता है। पर आपको ऑटोमेशन में अगर विद इफ़ यू आर वर्किंग विद मशीन्स, देन डू यू डेफिनेटली रिक्वायर स्किल्ड लेबर। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। इसके अलावा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि मशीन के द्वारा ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो जो नौकरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक डिसएडवांटेज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है, हम ऑटोमेशन की जब से बात करते आ रहे हैं, ऑटोमेशन बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मोस्टली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स मींस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे मोटर है, चाहे पंप है, चाहे वॉल्व है, चाहे स्विच है, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, ऑल द instruments that are used in industry। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल सिस्टम था, तो हम लोग हमारे पास कंट्रोलर नहीं होता था, तो हम लोग वायरिंग के थ्रू ही सारा प्लांट या ऑटोमेशन किया करते थे। तो वैसे भी हम लोग ऑटोमेशन कर सकते। तो ये पहला पार्ट था जिसके थ्रू ऑटोमेशन होता था ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली, आपका आ जाता है हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल कह सकते हैं हम लोग। हार्डवेयर कंट्रोल में यू नीड ए कंट्रोलर, मे बी इट बी पीएलसी भी हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है। तो हम लोग जनरली पीएलसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये कंट्रोलर है, तो इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो हम लोग इन दोनों को लिंक कर देते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो जनरली जो इनपुट है, इनपुट जो होती है वो पीएलसी में जाता है, पीएलसी फिर अपना प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और वो आउटपुट को देता है। तो ये दोनों आपस में इंटरफेस होके चलते हैं। तो मोस्टली इंडस्ट्री में आपको ये मिलेगा, 90% इंडस्ट्री आपको इन दोनों को यूज़ करती मिल जाएगी। थर्ड इज़ सॉफ्टवेयर कंट्रोल। सॉफ्टवेयर कंट्रोल में आपके पास आता है स्काडा। व्हाट इज स्काडा? स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल, वाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, तो इसके बारे में डिटेल
एक एक अलग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सुपर स्काडा का अगर हम डिटेल में जाएँ, हम बेसिक बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग एक एनिमेटेड व्यू पूरा बनाते हैं पूरे प्लांट का, और पूरे प्लांट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ये सॉफ्टवेयर। सुपरवाइजरी मीन्स सुपरवाइज करना, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल करना, एंड डाटा एक्विजिशन मत मीन्स डाटा कलेक्ट करना, डाटा का लेन देन। तो सॉफ्टवेयर है ये, स्काडा सॉफ्टवेयर है, ये इंडस्ट्री में अब यूज़ हो रहा है आजकल, आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो इसका इंटरफेस हम लोग इनके साथ कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरफेस होकर इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो अगर मुझे स्काडा में कोई अपना प्लांट का व्यू देखना है तो पूरा पूरा स्काडा में देख सकता हूँ, और वो जो उसकी वैल्यूज़ होंगी, मान लीजिए कोई टैंक है वो कितना % फिल्ड है, कोई मोटर ऑन है या ऑफ़ है, या कोई वाल्व ओपन है या क्लोज़ है, या लेवल कितना है या फ्लो कितना है, प्रेशर कितना है, आप कुछ भी ऐसी कोई वैल्यूज़ कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो स्काडा के थ्रू देख सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठ के अपने सिस्टम पे, एक सिस्टम होता है उसके ऊपर आप स्काडा पे सारा डाटा ले सकते हैं। पर वो क्योंकि एक स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर अकेला काम नहीं करता, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली आप फील्ड इंस्ट्रूमेंट से लिंक नहीं कर सकते, तो इसको एक कंट्रोलर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो है अपनी कमांड कंट्रोलर को देता है, कंट्रोलर अपनी कमांड फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को देता है, ऐसे स्काडा से फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल करते होता है। फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में सपोज़ कोई टेम्परेचर सेंसर है, उसने अपना टेम्परेचर का डाटा दिया तो वो पहले कंट्रोलर पे आएगा, कंट्रोलर से आपको स्काडा में मिलेगा। तो ये तीनों हैं, ये ऑटोमेशन के बैकबोन कह सकते हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ की नॉलेज है तो आपको ऑटोमेशन की एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमें आज ये पहला लेक्चर जो है ऑटोमेशन का ये पूरा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे लेक्चर्स और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।